So guys, now we are going to start with the design of machine element under combined loading. Static loading का डिस्कशन हम लोग पहले ही कर चुके हैं. अब बारी आती है combined loading की और the next is design of machine element under combined loading. चलिए देखते हैं. It is design of machine elements under कंबाइंड लोडिंग. इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे जिसमें थोड़ा सा प्रिंसिपल स्ट्रेसेस का इंट्रोडक्शन है. और जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये इंट्रोडक्टरी सोम चल रहा है और ये लास्ट टॉपिक है जिसमें सोम का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जो मैं आपको बता रहा था. इसके बाद थ्योरी ऑफ फेलियर से कंप्लीटली मशीन डिजाइन हो जाता है. ठीक है, तो let us see the design of machine element under combined loading, and to start this I am going to take a heading that is something related to stresses on an oblique plane. तो मैंने आपसे कहा मैं इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आपको सोम कितनी आती है, जितनी मुझे जरूरत है उतनी मैं आपको पढ़ा रहा हूं. तो लेट अस सी स्ट्रेसेस ऑन एन ऑब्लिक प्लेन. इसके लिए मैं आपके सामने एक कंपोनेंट ले रहा हूं. दिस इज अ कंपोनेंट, और अगर हम इसका 3 डायमेंशनल व्यू बनाएं दैट विल बी बेटर. दिस इज 3D व्यू एंड ऑन दिस ऐसे एक फोर्स लग रहा है P. ऑब्वियसली बॉडी इक्विलिब्रियम में तो दोनों साइड लगेगा फोर्स. P यहां, P यहां. और ये अगर हम बात कर रहे हैं क्रॉस सेक्शन एरिया की, तो ये QRST, दिस इज क्रॉस सेक्शन एरिया. सो आई विल से दैट एरिया QRST is nothing but the cross sectional area. And my dear, P is applied load, normal load लग रहा है. और अगर आप इसका 2D व्यू देखना चाहें तो क्या होगा? So my dear, the 2D view of the same will be shown as this. P, P, and this is longitudinal axis. Okay my dear, so this is longitudinal axis. And if this is longitudinal axis, we are showing it in this way. और मैं बेसिकली अगर आपसे पूछूं कि अगर P फोर्स लग रहा है तो स्ट्रेस क्या होगी QRST एरिया के ऊपर, तो आप सीधा बोल दोगे सर स्ट्रेस होगी P/A. क्रॉस सेक्शन एरिया को मैं A एज्यूम कर रहा हूं. बट मैं आपसे यही बोलूं कि मेरा इंटरेस्ट इस वाले प्लेन पे जिसको मैंने अभी दिखाया है, आई एम शोइंग यू विद सम हैचिंग. दिस इज, अगर मैं आपसे बोलूं ये वाला एरिया, तो ये वाला एरिया हमने A माना है क्रॉस सेक्शन. पर मैंने आपसे कहा मैं इस एरिया में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं किसी और एरिया में इंटरेस्टेड हूं. मींस आई एम इंटरेस्टेड ऑन सम अदर प्लेन. आई वांटेड टू फाइंड आउट द स्ट्रेस एट सम अदर प्लेन. मतलब एक तो ये वाला प्लेन है जिसको आप A बोल रहे हो, जो A क्रॉस सेक्शन एरिया, उसको आप ये भी लिख सकते हो, ये AB है और ये थिकनेस T है, तो आप उसको लिख सकते हो दिस इज AB इंटू T. बट जैसा मैंने कहा आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट. मैं इंटरेस्टेड हूं किसी दूसरे प्लेन पर, और वो दूसरा प्लेन ये रहा. This is that plane in which I am interested. So I am interested in a plane area of oblique plane. It is AC into T, और इसको हम मान लेते हैं A डैश. ओके, सो जो oblique plane है वो यहां से थीटा एंगल पर है, एंड आई एम इंटरेस्टेड इन दिस ऑब्लिक प्लेन ओनली, जिसका एरिया AC क्रॉस T है. इसको A डैश से लिख रहे हैं हम. एंड माय डियर, इसी को अगर मैं 2D में दिखाऊंगा तो ऐसे दिखाऊंगा. 2D में थिकनेस ही तो नहीं दिख रही, बस ABC. एंड माय डियर, दिस एंगल इज थीटा. और आप चाहो तो यहां से हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं. इस ट्रायंगल को देखो, इन ट्रायंगल ABC,
आप लिख सकते हो cos थीटा इज AB बाय AC, और अगर ऐसा है तो आप लिख सकते हो AC इज AB बाय cos थीटा, और अगर AC इज AB बाय cos थीटा, सो जो A डैश है उसको मैं लिख सकता हूं AB बाय cos थीटा इंटू T, पर आपको पता है AB इंटू T क्या है, AB इंटू T है A, सो A डैश कैन बी रिटन एज A बाय cos थीटा। सो माय डियर, हम इंटरेस्टेड है इस एरिया पे स्ट्रेसेस निकालने में, और आपको पता है स्ट्रेस एक इंटरनल चीज होती है, तो मुझे जिस प्लेन पे स्ट्रेस निकालनी होती है मैं उस प्लेन के अलोंग बॉडी को कट कर लेता हूँ। सो मैं यहाँ से कर देते हैं, इसके अलोंग बॉडी को कट कर देता हूँ, तो बॉडी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। मैं आपके सामने किसी एक पार्ट को एनालाइज कर सकता हूँ, दैट विल बी ओके। सो आई एम कंसिडरिंग फर्स्ट पार्ट, आपके सामने रख रहा हूँ। तो कट होने के बाद ये एक पार्ट आएगा मेरे पास लाइक दिस। अब आपको पता है यहां पे फोर्स लग रहा है P, एंड वी आर गिवन एज दिस एंगल थीटा, दिस इज A, B और C। अब अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में माय डियर, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो यहां पर भी ये जो फोर्स है P लगना चाहिए। और आपको पता है अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। इफ दिस इज 90 माइनस थीटा, दिस इज ऑल्सो 90 माइनस थीटा। और अगर ऐसा है तो इस P के दो कंपोनेंट, क्योंकि देखो मैंने आपको जब पढ़ाया लोड्स के बारे में, स्ट्रेस के बारे में, तो लोड और स्ट्रेस दो ही होते हैं, एक नॉर्मल और एक शियर। मैंने बताया एक होते हैं नॉर्मल जो परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शन, एक शियर जो पैरेलल टू क्रॉस सेक्शन। मैंने ऐसा कुछ आपको बताया क्या, 30 डिग्री वाली स्ट्रेस को ये बोलते हैं, 45 डिग्री वाली को ये बोलते हैं, 60 डिग्री वाली को ये बोलते हैं, 75, ऐसा कुछ भी बताया नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ होता ही नहीं, दो ही है, एक नॉर्मल और एक शियर। सो माय डियर, इस फोर्स के दो कंपोनेंट ले सकते हो आप। व्हाट आर गोइंग टू बी दोस टू कंपोनेंट्स, आई एम शोइंग यू दैट। एक होगा AC के परपेंडिकुलर, जिसको आप P नॉर्मल बोल दोगे, एक होगा AC के पैरेलल, जिसको आप P शियर बोल दोगे। और अगर ये 90 माइनस थीटा है माय डियर, अगर ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना है थीटा, तो Pn क्या हो जाएगा, P cos थीटा, और PS हो जाएगा P sin थीटा। ओके डियर, तो नॉर्मल Pn की वजह से जो नॉर्मल स्ट्रेसेस आएंगी वो आएंगी Pn बाय वो एरिया जिस पे स्ट्रेस निकालनी है। इसी तरह शियर स्ट्रेस आएगी PS बटे वो एरिया जिस पे स्ट्रेस निकालनी है। सो माय डियर, अब जो नॉर्मल स्ट्रेस के एक्सप्रेशंस हमारे पास बच रहे हैं वो है P cos थीटा, A डैश इज A बाय cos थीटा, तो इट इज P बाय A cos स्क्वायर थीटा। टाउ एस इज P S मतलब P sin थीटा, इट इज A बाय cos थीटा। सो टाउ एस इज गोइंग टू बी P बाय A sin थीटा cos थीटा। So tau s is P by 2a sin 2 थीटा। तो माय डियर, हमारे पास ये एक्सप्रेशंस आ गए जिस प्लेन पे हम स्ट्रेस निकालना चाहते थे उस प्लेन के लिए, और यहां से हमारी ऑब्जर्वेशंस शुरू हो जाती है जिसके लिए मैंने आपको कराया है। सो माय डियर, ये सिर्फ एक रिवीजन है थोड़ा सा, और हो सकता है आपने इसको अलग तरीके से पढ़ा हो, तो मैं अपने तरीके से इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि अगर आप मशीन डिजाइन पढ़ रहे हैं मुझसे, तो मैं इन टर्मिनोलॉजीज को यूज करूं तो आप मेरी भावनाओं को समझ पाए, हम दोनों के मन में एक ही चीज हो, तो इसलिए जरूरी है। सो माय डियर, अगर हम ऑब्जर्वेशन, और वैसे भी सिलेबस में तो ये मशीन डिजाइन में ही है,
अब अगर आपने सोम में पढ़ा तो वो आप 2 बार पढ़ रहे हो सोम की वजह से। एमडी में तो ये पढ़ना ही है। थ्योरी ऑफ फेलियर इज रिटन इन योर मशीन डिजाइन सिलेबस, नॉट इन सोम सिलेबस, बट यस फॉर सिविल इंजीनियरिंग इट इज इन सोम सिलेबस। तो जब हम ऑब्जर्वेशंस की बात करते हैं माय डियर, तो सबसे पहली ऑब्जर्वेशंस ये है, देखो मैं बता रहा हूं आपको क्या है, ध्यान से देखना भाई। अगर मैं आपसे पूछूं इस बॉडी पे अप्लाइड लोडिंग कैसी है, तो आप बोलेंगे सर इसमें भी कोई पूछने वाली बात है, क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर है, तो सीधी सी बात है ना, ये नॉर्मल फोर्स है। नॉर्मल में भी ये कौन सा फोर्स है, ये एक्सियल फोर्स है। सो माय डियर लोडिंग इज एक्सियल नॉर्मल, एक्सियल टेंसाइल। तो मैंने कहा अगर लोडिंग नॉर्मल है, लोडिंग नॉर्मल है, पर अगर हम इस ऑब्लिक प्लेन की बात कर रहे हैं तो उस पर जो स्ट्रेस आ रही है वो तो नॉर्मल और शियर दोनों आ रही है, नॉर्मल भी आ रही है और शियर भी आ रही है। सो माय डियर अगर लोडिंग नॉर्मल है तो अप्लाइड तो इंड्यूस स्ट्रेस नॉर्मल और शियर दोनों आ रही है। इसी तरह कल को लोडिंग शियर होगी तो भी किसी प्लेन पे नॉर्मल और शियर दोनों हो सकती हैं। तो इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं वट एवर बी द टाइप ऑफ अप्लाइड लोडिंग, वट एवर बी द टाइप ऑफ अप्लाइड लोडिंग, induced stresses may be both normal and shear. Whatever be the type of applied loading, normal or shear, induced stresses at some oblique plane will be both normal and shear. So I am saying whatever be the applied loading, normal or shear, induced stresses on some oblique plane will be both नॉर्मल एंड शियर। ओके, सेकेंड ऑब्जर्वेशन आप देख सकते हो ऑब्लिक प्लेन पे आने वाली नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस बोथ आर द फंक्शन ऑफ थीटा। दिस इज सिग्मा इन पी बाई कोस स्क्वायर थीटा, इट इज टाउ एस पी बाई 2 एस साइन 2 थीटा, दोनों ही थीटा के फंक्शन है, थीटा पे डिपेंड करते हैं। सो if theta changes, it means plane will change. As well as sigma m and tau s will also change, which implies that कि जो नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस है दे आर डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेन्स। They are different at different planes. Then my dear, if they are different at different planes, मैं आपसे पूछूं थीटा की कितनी पॉसिबिलिटीज, आप बोलेंगे सर इनफाइनाइट वैल्यूज पॉसिबल है। तो इनफाइनाइट थीटा के लिए इनफाइनाइट तरह की नॉर्मल और शियर स्ट्रेसेस आएंगी। तो इनफाइनाइट प्लेन्स पर इनफाइनाइट स्ट्रेसेस अगर आ रही हैं तो हम इनफाइनाइट प्लेन्स का डिस्कशन थोड़ी कर सकते हैं। वी डोंट हैव सो मच टाइम, तो कभी चीज़ खत्म ही नहीं होगी। इनफाइनाइट प्लेन मतलब क्या, कभी खत्म ना होने वाला। तो हम ऐसे प्लेन्स को चूज कर लेते हैं जहाँ पे स्ट्रेस मैक्सिमम है। मतलब ऐसी जगह को, पूरे शरीर में अगर पेन हो रहा है तो डॉक्टर किस बात के बारे में सोचेगा, ऐसे पेन को पकड़ेगा जो सबसे ज़्यादा है। किसी एक एंड पे जहाँ सबसे ज़्यादा पेन हो रहा है, अगर उसमें आप सेफ हो गए तो बाकी पूरे में तो सेफ हो ही जाओगे। मान लो आपने घर बनाया सेम मटेरियल का, पूरा थ्रू आउट सेम कॉम्पोजिशन के साथ, आपको पता है जिस जगह पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस आनी है आप उस जगह के हिसाब से डिज़ाइन करो। तो जहाँ कम आनी है वहाँ के हिसाब से तो सेफ रहेगा ही ना, क्योंकि जहाँ स्ट्रेस 100 आ रही है आपने अपने मटेरियल को 200 झेलने लायक बना दिया, तो फैक्टर सेफ्टी आप 2 का लेके चल रहे हो। तो आपने मटेरियल को बनाया 200 झेलने लायक, मैक्सिमम आ रहा है 100, तो 100 से कम तो जहां भी आ रहा होगा वहां मटेरियल अपने आप सेफ हो गया, वहां फैक्टर सेफ्टी 2 से ज्यादा हो जाएगा अपने आप। सो माय डियर, वी ऑलवेज कंसीडर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेसेस। सो आउट ऑफ दीज ऑल वी विल चूज, सो वी विल सिलेक्ट प्लेन्स
with maximum stresses. We will select the planes with maximum stresses for designing purpose. For designing purpose. Is it okay, my dear? Yes. आगे बढ़ते हैं माय डियर। अब थोड़ा सा मैथमेटिकल डिस्कशन हो जाए, थ्योरेटिकल तो हो गया। अब आप जानते हो, मैं अगर मैक्सिमम स्ट्रेस निकालने की बात करूं तो मेरे पास जो एक्सप्रेशंस अभी अवेलेबल हैं वो है सिग्मा n इज इक्वल्स टू पी बाई ए कोस स्क्वायर थीटा और टाउ एस है पी बाई 2a साइन 2 थीटा। Okay, so these are the expressions. तो सिग्मा n इज p बाई कोस स्क्वायर थीटा, टाउ एस इज p बाई 2a साइन 2 थीटा। सो अगर ऐसा है तो मैंने आपसे कहा हम कुछ 3 केसेस यहां पर बनते हैं। वैसे तो आप चाहें तो डिफरेंशिएट करके मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, पर ये क्योंकि एक ही फंक्शन है साइन कोस का, मुझे पता है कोस मैक्सिमम का होता है, साइन मैक्सिमम का होता है, तो मुझे कोई डिफरेंशिएशन की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। तो आप लिखेंगे take theta to be 0 degree, then sigma n will be p by a and tau s will be 0. Case 1. Then my dear, I am coming to case 2. Case 2 is having theta to be 90 degree. Cos 90 is again 0, sigma n will be 0. Sin 180 is 0, so tau s will be 0. Case 3 with theta 45 degree. So 45 cos 45 is 1 by root 2, so sigma n will come out to be p by 2a. Sin 90 0, tau s is p by 2a. तो ये मैथमेटिकल वैल्यूज है, आपको यहाँ पे सिग्मा एन और टाउ एस की मैक्सिमम वैल्यू मिल चुकी है अगर आप ध्यान से देखो तो। थोड़ा सा डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अब मैंने आपसे कहा ये 3 जो है मैथमेटिकल जो हमने किए हैं ये बेसिकली मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज मैंने कैलकुलेट करके दिखाई है। अब माय डियर यहाँ कहानी बिल्कुल अलग रूप ले लेती है। कुछ ऐसे प्लेन्स होते हैं जहां पे शियर स्ट्रेस 0 होती है, ऐसे प्लेन्स को बोला जाता है प्रिंसिपल प्लेन। प्रिंसिपल प्लेन्स ये वो प्लेन्स होते हैं जहां पे शियर स्ट्रेस होती है 0। ये पहली डेफिनेशन है प्रिंसिपल प्लेन की। तो आप ध्यान से देखो, यहां शियर स्ट्रेस क्या है 0, यहां शियर स्ट्रेस क्या है 0, तो ये दोनों प्लेन कौन से हो गए प्रिंसिपल प्लेन्स। These planes are principal planes. And my dear, at these planes, principal planes के ऊपर जो नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू है, प्रिंसिपल प्लेन के ऊपर जो नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू है, इन स्ट्रेसेस को बोलते हैं प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। The normal stresses at principal planes are principal stresses. So my dear, ऐसे प्लेन जहां शियर स्ट्रेस 0 हो आर प्रिंसिपल प्लेन्स, और ऐसे प्लेन्स पे नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू है वो प्रिंसिपल स्ट्रेस। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो सिग्मा n है p by a cos square theta, and this cos square theta has a minimum value of 0 and a maximum value of 1. Similar to that, sigma n is having minimum value of 0 and maximum value of p by a. Okay, so ये कब हुआ? जब इसको 0 रखा और 1 रखा तभी तो ये वैल्यूज मिली। सो माय डियर, ये जो है ये कहीं ना कहीं सिग्मा n की मिनिमम वैल्यू है।
ये जो है ये सिग्मा एन की मैक्सिमम वैल्यू। इस बात का मतलब क्या है, आपको पता है इनफाइनाइट प्लेन से थीटा जीरो से जैसे चेंज करोगे, इनफाइनाइट प्लेन है, हर प्लेन पे अलग नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू है। तो इनफाइनाइट प्लेन्स पे जो नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू है, जब आपने सारे प्लेन्स पे देखा तो उनमें से कोई एक वैल्यू मैक्सिमम होगी जिससे ऊपर किसी प्लेन पे नहीं है, कोई वैल्यू मिनिमम होगी जिससे कम किसी प्लेन पे नहीं है। तो उन्हीं वैल्यू को बोला था सिग्मा एंड दिस इज मिनिमम, दिस इज मैक्सिमम। और नॉर्मल स्ट्रेस की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज को ही कहा जाता है प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। दे आर नथिंग बट प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। सो माय डियर, सेकंड डेफिनेशन इज दे आर sigma maximum and sigma minimum. Second definition of principal stresses. First is shear stresses are zero at principal plane. Second is principal planes are the planes with maximum and minimum normal stress. और at the same time आप देखो एक principal plane 0 डिग्री पे है और दूसरा 90 डिग्री पे है, तो एंगल बिटवीन प्रिंसिपल प्लेन्स इज 90 डिग्री। अगर एक प्रिंसिपल प्लेन का डायरेक्शन ये है, डायरेक्शन ये है का मतलब प्लेन ये रहा होगा, तभी तो डायरेक्शन ये है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो दूसरे प्रिंसिपल प्लेन की डायरेक्शन ये होगी। तो एक प्रिंसिपल प्लेन अगर ये है तो दूसरा प्रिंसिपल प्लेन ये होगा। बोथ प्रिंसिपल प्लेन्स आर गोइंग टू बी एट 90 डिग्री टू ईच अदर। ओके, सो टू प्रिंसिपल प्लेन्स आर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज टू ईच अदर। अब सिमिलरली अगर आप देखो शियर स्ट्रेस के एक्सप्रेशंस, तो ये p/2 है cos, p/2 है sin 2 थीटा है। और आपको पता है sin 2 थीटा की जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का अगर मैं कंसीडरेशन कर लूं तो sin 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 और मिनिमम वैल्यू होती है -1। ओके, तो उस हिसाब से अगर आप देखो तो p/2 है, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस। दिस इज नथिंग बट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस। और ऐसे प्लेन जहां पे शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होती है, ऐसे प्लेन जहां पे शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होती है, दे आर सेड टू बी प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर। दे आर सेड टू बी प्लेन्स ऑफ मैक्सिमम शियर। प्लेन्स ऑफ मैक्सिमम शियर। और ऐसे प्लेन पे माय डियर, जैसे आपने देखा जब नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम थी या नॉर्मल स्ट्रेस मिनिमम थी तो शियर स्ट्रेस 0 थी, बट जब शियर स्ट्रेस मैक्सिमम है तो नॉर्मल स्ट्रेस 0 नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको थंब रूल समझ लो कि जब शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होती है तो नॉर्मल स्ट्रेस 0 नहीं होती है, और जब नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम होती है तो शियर स्ट्रेस 0 होते हैं। ऐसा नहीं है। जब नॉर्मल स्ट्रेस मैक्सिमम होगी तो ये जरूरी है कि शियर स्ट्रेस 0 हो, पर जब शियर स्ट्रेस मैक्सिमम होगी तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि नॉर्मल स्ट्रेस भी 0। क्यों? क्योंकि माय डियर, रिलेशन बिटवीन नॉर्मल एंड शियर स्ट्रेस जो होता है ना, वो ऐसा होता है जैसे मैं आपसे बोलूं एक है y, एक है dy/dx। और मैं ये आपको बताऊं तो सोम में हम ये डिराइव भी करते हैं कि जैसे y और dy/dx की अगर हम बात करें तो y इज गोइंग टू बी मैक्सिमम where dy/dx is going to be 0, या फिर ये हो जाएगा y मिनिमम जब dy/dx होगा 0। पर ऐसा आपने कभी सुना है कि इफ यू वांट dy/dx टू बी मैक्सिमम फॉर दैट y शुड बी 0? नहीं, ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती। मतलब y 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दिस मे और मे नॉट, बट दिस इज मस्ट। तो माय डियर, अगर y आपको मैक्सिमम या मिनिमम चाहिए तो dy/dx का 0 होना जरूरी है, पर dy/dx आपको मैक्सिमम चाहिए तो y का 0 होना कोई जरूरी नहीं है। हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। तो जैसा इन दोनों में रिलेशन है वैसा ही रिलेशन सिग्मा n और टाउ s में है। इवन हम कैलकुलेट भी करते हैं दैट d ऑफ सिग्मा थीटा बाय d थीटा कम्स आउट टू बी इक्वल टू -2 टाइम्स टाउ थीटा। ये रिलेशन होता है और ये मैं यहां पे आपको सिर्फ बता रहा हूं। दिस इज प्रूव्ड इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो मतलब नॉर्मल और शियर स्ट्रेस का रिलेशन वैसा ही होता है जैसा y और dy/dx में। तो जब सिग्मा n होगा मैक्सिमम या सिग्मा n होगा मिनिमम, वहां पे शियर स्ट्रेस हो जाएगा 0। देयर शियर स्ट्रेस विल बी 0। Okay, but where tau s is going to be minimum or maximum, there sigma n is going to be 0,
दिस कंडीशन में और मे नॉट बी। इसके लिए आप ये नहीं बोलेंगे मस्ट, नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, वी डोंट नो अबाउट दैट। ऐसा कोई थंब रूल नहीं है, बस इतना सा मतलब समझो। सो माय डियर, ये डिस्कशन है और आप देख सकते हो प्लेन्स ऑफ मैक्सिमम शीयर इज एट 45 डिग्री। तो दो प्रिंसिपल प्लेन्स अगर आपको पता लगे, एक प्रिंसिपल प्लेन की डायरेक्शन ये है, दूसरे प्रिंसिपल प्लेन की डायरेक्शन ये, तो प्लेन ऑफ मैक्सिमम शीयर इससे 45 डिग्री पे होता है। प्लेन ऑफ मैक्सिमम शीयर इज एट 45 डिग्री टू बोथ द प्रिंसिपल प्लेन्स। प्लेन ऑफ मैक्सिमम शीयर इज एट 45 डिग्री टू बोथ द प्रिंसिपल प्लेन्स। अब कुछ लोगों के माइंड में डाउट आता है कि सर ऐसे प्लेन आपने दिखा दिए जहां नॉर्मल स्ट्रेस नॉन जीरो है और शियर स्ट्रेस जीरो। आपने ऐसे प्लेन दिखा दिए जहां नॉर्मल और शियर दोनों जीरो है। आपने ऐसे भी दिखा दी जहां दोनों नॉन जीरो है। क्या ऐसे कोई प्लेन नहीं होते जहां नॉर्मल स्ट्रेस जीरो और शियर स्ट्रेस नॉन जीरो हो? मतलब आपने कहा कि सर क्या कोई ऐसे प्लेन नहीं होते, कोई ऐसे प्लेन्स नहीं होते जहां नॉर्मल स्ट्रेस तो जीरो हो पर शियर स्ट्रेस नॉन जीरो? मैं मैक्सिमम मिनिमम की बात ही नहीं कर रहा, मैं बस जीरो नॉन जीरो की बात कर रहा हूं। होते हैं ऐसे प्लेन्स को बोला जाता है प्लेन्स ऑफ प्योर शियर। और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जब आपने मोहर सर्कल पढ़ा होगा, बताया गया होगा कि प्लेन्स ऑफ प्योर शियर हमेशा एग्जिस्ट नहीं करते। प्लेन्स ऑफ प्योर शियर एग्जिस्ट करते हैं इफ principal stresses sigma 1 and sigma 2 are of opposite nature। क्यों भाई? मोहर सर्कल जब आप बनाते हो, मोहर सर्कल मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, ये सोम का पार्ट एमडी का नहीं, पर अगर दोनों प्रिंसिपल स्ट्रेसेस अपोजिट नेचर की हो गई तो मोहर सर्कल ऐसा बनेगा जो वाई एक्सिस को कट करेगा, और वाई एक्सिस पे हम टाउ को दिखाते हैं, एक्स एक्सिस पे सिग्मा को। तो वाई एक्सिस पे जब कट करेगा सर्कल तभी तो आपको ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जहां पर शियर स्ट्रेस नॉन जीरो, नॉर्मल स्ट्रेस जीरो होगा। और अगर आप इनको सेंटर से मिला दोगे तो दे विल गिव यू द प्लेन ऑफ प्योर शियर। सो दीज प्लेन्स आर सेड टू बी द प्लेन्स ऑफ प्योर शियर। अगर आपको मोहर सर्कल आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, फिर आप सोम पढ़ो, सोम में आपको सब सिखाया जाएगा। यहाँ तो मैं सिर्फ वो ग्लिम्स कर रहा हूँ। और हाँ ये बता दूं, मुझे इस पार्ट की कोई ज़रूरत नहीं है एमडी के लिए, तो मैंने हल्का सा आपको रिवाइज करा दिया। मतलब कोई ज़रूरत नहीं है का मतलब मुझे ये मोहर सर्कल आना जरूरी नहीं है इसके लिए, आपको आता हो नहीं आता हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एमडी में मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सो माय डियर, प्लेन ऑफ प्योर शियर हमेशा एग्जिस्ट नहीं करते, कुछ खास कंडीशंस में ही एग्जिस्ट करते हैं। तो ये था स्ट्रेस इज ऑन एन ऑब्लिक प्लेन। अब माय डियर, मैं आपके सामने स्ट्रेस टेंसर को डिफाइन करने जा रहा हूँ, बहुत बहुत ध्यान से देखिएगा। वी आर गोइंग टू डिफाइन द स्ट्रेस टेंसर नाउ। So stress tensor in 3D। ओके माय डियर, और इसके लिए मैं आपके सामने ये बोल रहा हूं कि मान लेते हैं मेरे पास कोई एक शाफ्ट था और इस शाफ्ट पे बहुत तरह की लोडिंग्स लगी। मतलब इस शाफ्ट पे क्या नहीं था? इस शाफ्ट पे एक्सियल लोड था, इस शाफ्ट पे बेंडिंग मोमेंट था, इस शाफ्ट पे ट्विस्टिंग मोमेंट था, इस शाफ्ट पे हर वो लोड था जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। और इन सारे लोड के कारण स्ट्रेसेस मैंने आपको इंडिविजुअली बता दी है। बेंडिंग मोमेंट कैसी स्ट्रेस देता है, ट्विस्टिंग मोमेंट कैसी स्ट्रेस देता है, नॉर्मल लोडिंग कैसी स्ट्रेस देती है, वो सारी स्ट्रेसेस के बारे में आप जानते हो। तो मैंने कहा अगर मैं इस पूरी बॉडी में किसी एक पॉइंट का डिस्कशन करूं, और इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो पॉइंट को जब हम बड़ा करके दिखाते हैं तो पॉइंट कुछ ऐसा दिखता है। पॉइंट सीम्स टू बी लाइक दिस। लाइक दिस। जब भी हम किसी पॉइंट को बड़ा करके देखते हैं तो 3D में वो पॉइंट 3D में पॉइंट is shown by cube, 2D में point is shown by rectangle। सो ये जो मैंने दिखाया बक्सा क्यूब, ये एक पॉइंट है
और देखो वैसे तो मैं जानता हूं किस तरह की स्ट्रेसेस आने वाली है, पर मैं वो नहीं बता रहा आपको, वो तो बता ही चुका हूं। मैंने कहा मैं एक ऐसा ऑप्टिमम केस देता हूं जिसमें सारी तरह की स्ट्रेसेस कंसीडर कर दूं। मतलब इस पॉइंट को जिसको मैंने 3 डायमेंशनल क्यूब की फॉर्म में दिखाया है, कौन कौन सी स्ट्रेसेस एट द मैक्स आ सकती हैं, आ रही हैं की बात नहीं कर रहा हूं, आ सकती है की बात कर रहा हूं। तो इससे क्या होगा, सारी तरह की स्ट्रेस कवर हो जाएंगी। अब उसमें से जो आ रही हो ठीक है, जो नहीं आ रही हो वो जीरो हो जाएंगी। तो मैं सारी तरह की स्ट्रेस कवर करना चाह रहा हूं बेसिकली। तो अगर हम सारी तरह की स्ट्रेस को कवर करें इसके अंदर, सो माय डियर उसके अंदर लिखने का तरीका होता है स्ट्रेस को सिग्मा mn। यहां पर जब सिग्मा mn हम लिखते हैं तो यहां पे m जो है वो रिप्रेजेंट करता है फेस को, और n जो है वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन को। अब प्रश्न ये सर डायरेक्शन तो हम समझते हैं, फेस हम नहीं समझते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप प्लेन तो समझते हो। मैं अगर बोलूं ये ABCD प्लेन है, इफ दिस इज x, दिस इज y, दिस इज z, कोऑर्डिनेट सिस्टम सोच समझ के बनाना है। कोऑर्डिनेट सिस्टम हमेशा राइट हैंड थंब रूल को फॉलो करता है। अगर आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम देखना है तो x की तरफ फिंगर करके y की तरफ घुमाओ, जो थंब है वो आपको z डायरेक्शन देगा। x की तरफ फिंगर करके y की तरफ घुमाओ, थंब विल गिव यू z डायरेक्शन। इट ऑलवेज फॉलोज राइट हैंड थंब रूल। सो माय डियर अगर हम बात करें फेस की, मैं आपसे बोलूं कि प्लेन ABCD क्या है। इफ आई आस्क यू अबाउट प्लेन ABCD, तो आप बोलोगे माय डियर कि जो प्लेन ABCD है वो बेसिकली XZ नहीं YZ प्लेन है। इट इज YZ प्लेन। And my dear YZ plane is perpendicular to the X axis। तो YZ plane जिस एक्सिस के परपेंडिकुलर है इसको उसके नाम से भी बताया जा सकता है, मींस इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज X फेस। YZ plane X axis, they are perpendicular to each other, so they are represented by X face। So my dear अगर आपको लिखना है एक नॉर्मल स्ट्रेसेस ABCD प्लेन के ऊपर, तो आप इसको लिखोगे सिग्मा ABCD इज X फेस, और ये डायरेक्शन भी X ही है तो सिग्मा XX। फिर अगर इसी पे आप कोई शेयर स्ट्रेस दिखाना चाहते हो, शेयर इज रिप्रेजेंटेड बाय टाउ X फेस एंड Y डायरेक्शन। सिमिलरली दिस इज X फेस एंड Z डायरेक्शन। एंड माय डियर देन इसके बाद अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट इज दिस ABEF, तो अगर आप बात करें प्लेन ABEF की, ABEF इज सेड टू बी, इसको आप लिख सकते हो दिस इज, अब प्लेन भी किसी को नहीं देखना आता तो मैंने कहा कोई दो कॉन्जिक्यूटिव साइड ले लो, जैसे एक साइड AB है एक B ही है। AB Z के पैरेलल है और BF जो है वो X के पैरेलल है, तो ये XZ प्लेन है। ये देखने का तरीका है। इसको आप Y फेस भी बोल सकते हो। अगर आप इसको Y फेस बोलोगे तो जो ये वाली स्ट्रेस है वो हो जाएगी सिग्मा YY, और इस पे जो शेयर आप लिखोगे वो हो जाएगा टाउ Y फेस X डायरेक्शन, और ये हो जाएगा टाउ Y फेस Z डायरेक्शन। इसी तरीके से माय डियर हम एक और तीसरा प्लेन लेकर के उसकी भी स्ट्रेसेस दिखा सकते हैं। वो मैं सीधा ही दिखा रहा हूं। प्लेन EA, लेट अस से दिस इज GH, तो EADG की बात करें तो एक होगी नॉर्मल स्ट्रेस Z फेस Z डायरेक्शन, एक होगी शेयर स्ट्रेस Z फेस Y डायरेक्शन, एक और शेयर Z फेस X डायरेक्शन। तो इसमें सारी स्ट्रेसेस कवर हो गई जो हो सकती थी। अब माय डियर आपने एक स्ट्रेस टेंसर मतलब एक मैट्रिक्स की फॉर्म में इसको पढ़ा है सिग्मा 3D, और हमने रट्टा मारा हुआ होता है इस मैट्रिक्स का कि भाई यहाँ सिग्मा XX आएगा, यहाँ टाउ XY आएगा, यहाँ टाउ XZ आएगा, यहाँ टाउ YX आएगा, यहाँ सिग्मा YY आएगा, यहाँ टाउ YZ आएगा, यहाँ टाउ ZX आएगा, यहाँ टाउ ZY आएगा, यहाँ सिग्मा ZZ। तो आपने अगर इसका रट्टा मारा तो इससे बड़ी मूर्खता कुछ है ही नहीं। इसका रट्टा वो लोग मारते हैं जिनको मैट्रिक्स लिखनी नहीं आती। मैं अगर आपसे बोलूँ आई वॉन्ट टू राइट अ मैट्रिक्स AIJ,
I is the number of row, J is the number of column, and let us say it is a 3x3 matrix. तो how you will write? आप बोलेंगे सर क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो, ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम. तो आप बोलोगे क्या, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. सो माय डियर, अगर हम ये बात कर रहे हैं तो बिल्कुल ये आपको समझ में आ गया, तो आपको स्ट्रेस टेंसर मैट्रिक्स लिखना भी आ जाएगा. उसके लिए आप लिखोगे सिग्मा 3D, एक्स फेज, वाई फेज एंड जेड फेज. एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन. 3 फेज है, 3 डायरेक्शन. जब फेस और डायरेक्शन सेम है तो नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एक्स एक्स. जब फेस और डायरेक्शन अलग अलग है तो शियर स्ट्रेस टाउ एक्स वाई, टाउ एक्स जेड, टाउ वाई एक्स, सिग्मा वाई वाई, टाउ वाई जेड, टाउ जेड एक्स, टाउ जेड वाई, सिग्मा जेड जेड. 3x3. एंड माय डियर, इसको हम बोलते हैं, इट इज सेड टू बी कोची स्ट्रेस टेंसर. सिमिलरली अगर आप इसको 2D में कन्वर्ट करना चाहें तो 2D का मतलब होता है तीसरा डायमेंशन खत्म कर दो, बस जेड को खत्म कर दो. तो एक्स फेज, वाई फेज, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, सिग्मा एक्स एक्स, टाउ एक्स वाई, टाउ वाई एक्स, सिग्मा वाई वाई. और ये तो आप जानते ही हो सोम से कि जो टाउ एक्स वाई है वहां पे आपको उसका प्रूव कराया गया होगा, टाउ वाई एक्स के बराबर होता है, टाउ एक्स जेड टाउ जेड एक्स के बराबर होता है, टाउ वाई जेड टाउ जेड वाई के बराबर होता है. दे आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेसेस. कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेसेस. ओके गाइस, अब मैं आ रहा हूं टाइप्स ऑफ लोडिंग पे. देखते हैं आगे. उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी. तो ये मैट्रिक्स लिखना, ये कोई याद नहीं करना होता, यहीं से आता है ये, ठीक है. यू नीड नॉट टू रिमेंबर दिस. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ लोडिंग कंडीशंस. टाइप्स ऑफ लोडिंग कंडीशंस. My dear, first type of loading is, okay, let me go from very basic. Uniaxial. और आपको याद होगा हम एक स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट ए पॉइंट को एक 2D में डब्बे से दिखाता है. मैंने अभी तो बताया 3D में क्यूब, 2D में रेक्टेंगल. तो अगर इस स्टेट ऑफ स्ट्रेस को आप ऐसे दिखा रहे हो, दिस इज यूनिएक्सियल, सिग्मा सिग्मा. इसका कोई एग्जांपल देखना चाहते हो तो जो आपने देखा था नॉर्मल स्ट्रेस फर्स्ट चैप्टर में, इसके ऊपर ऐसे एक लोड लग रहा है मान लो P, इसके कारण आप स्ट्रेस देखते थे किसी भी पॉइंट पे. तो आप जब स्ट्रेस के डिस्ट्रीब्यूशन बनाते थे ऐसे आए थे, इट वॉज P/A. तो अगर आप यहाँ पर किसी भी पॉइंट का स्टेट ऑफ स्ट्रेस लिखोगे, मान लो आपका इंटरेस्ट आ गया इस पॉइंट पे, यू आर इंटरेस्टेड इन दिस पॉइंट, तो इस पॉइंट को जब बड़ा करोगे तो वैसा ही दिखेगा. सिग्मा की वैल्यू क्या है, P/A. इसी तरीके से आप मान लो इस पॉइंट पे देखना चाहते हो, P/A. अब कुछ लोग होते हैं सर इसमें मतलब बक्से बनाने का फायदा क्या है, मतलब तो बहुत नॉर्मल सी बात है. मैंने कहा फायदा आपको यहां नहीं दिखेगा, फायदा आपको यहां दिखेगा. जैसे अगर मान लो आपने इस बीम के ऊपर ऐसे बेंडिंग मोमेंट लगा दिया. अब आपको पता है बेंडिंग मोमेंट के अंदर जब हम स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं तो वो बहुत ही डिफरेंट सा आता है, और ऐसा आता है कि दिस इज कॉम्प्रेसिव मैक्सिमम, दिस इज टेंसाइल मैक्सिमम, सेंटर पे 0, लीनियरली वेरिंग. तो अब देखो फर्स्ट चैप्टर में जब आप देख रहे थे डायरेक्ट स्ट्रेस के बारे में, तो हर पॉइंट पे स्ट्रेस सेम था, इसलिए आपको कोई फर्क नहीं पड़ता था, किसी भी पॉइंट पे बात कर लो. पर यहाँ पे अगर आप इस पॉइंट की बात करोगे, मान लो ये -3 है, ये +3 है, अगर आप इस पॉइंट को बड़ा करके देखोगे तो इट विल शो इन दिस वे 3-3. और अगर आप इस पॉइंट को बड़ा करके देखोगे तो यहाँ कॉम्प्रेशन है, तो आप ऐसे दिखाओगे
3। इस पॉइंट को बड़ा करके देखोगे तो आपको ऐसे बक्सा दिखाना है, स्ट्रेस तो आ ही नहीं रही। तो ये होते हैं यूनिएक्सियल के एग्जांपल। सेकंड इज माय डियर बाईएक्सियल। व्हाट डू यू मीन बाय बाईएक्सियल लोडिंग? जब हम बाईएक्सियल की बात करते हैं, इट इज लाइक दिस, सिग्मा एक्स एक्स, सिग्मा वाई वाई। थर्ड इज प्योर शियर। दिस इज द कंडीशन जब एक शाफ्ट के ऊपर टॉर्क लगता है। किसी भी पॉइंट का स्टेट ऑफ स्ट्रेस लोगे तो ऐसा आएगा। You will be denoting it by tau. Next is combined loading in 2D. Combined का मतलब होता है जब नॉर्मल और शियर एक साथ आ जाए। दिस इज कंबाइंड लोडिंग। ये तो 2D है, अब 3D में देख लो। ट्राईएक्सियल, सिग्मा एक्स एक्स वाई वाई। नेक्स्ट इज ट्राईएक्सियल कंबाइंड। हालांकि हमारे सिलेबस में सिर्फ 2D है, 3D नहीं है, पर फिर भी थोड़ा सा डिस्कशन हम करेंगे बीच बीच में। ये तो अभी बताया था, सिग्मा एक्स एक्स, सिग्मा वाई वाई, सिग्मा जेड जेड, फिर टाउ एक्स वाई, टाउ एक्स जेड, बेसिकली टाउ वाई एक्स, फिर ये टाउ एक्स वाई, टाउ एक्स जेड, एंड दिस इज sorry guys, okay, टाउ वाई जेड, इसको क्या लिखोगे? टाउ जेड वाई जेड एक्स। ये हो गई सारी लोडिंग्स कंप्लीट। अब माय डियर, हमने जो प्रिंसिपल स्ट्रेस का जिक्र किया था यूनिएक्सियल में तो देख लिया था। अब अगर हमें कंबाइंड लोडिंग की बात करें, क्योंकि हमारे सिलेबस में 3D तो है नहीं, तो कंबाइंड लोडिंग सबसे डेंजरस केस लग रहा है लोडिंग का, क्योंकि कंबाइंड लोडिंग में नॉर्मल और शियर दोनों आ गया। तो अगर हमने कंबाइंड लोडिंग के लिए एक्सप्रेशन देख लिए तो उसमें टाउ 0 कर दोगे तो बाईएक्सियल के लिए हो जाएगा, सिग्मा 0 कर दोगे तो प्योर शियर के लिए हो जाएगा, है ना। तो माय डियर सीधा सा फंडा है कि कंबाइंड लोडिंग को पढ़ लो, सब पढ़ लिया। बोलते ना इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला, टाटा स्काई की एड, बिल्कुल वही बात। तो आपने कंबाइंड लोडिंग पढ़ लिया तो आपने सब पढ़ लिया। कंबाइंड लोडिंग इज सिग्मा एक्स एक्स हेयर, सिग्मा वाई वाई हेयर, टाउ एक्स वाई, एंड टाउ वाई एक्स। ओके डियर, तो यहां पे अगर आप बात करेंगे और जब प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालेंगे तो 3 मेथड होते हैं। एक होता है एनालिटिकल, दूसरा होता है मोहर सर्कल,
तीसरा जनरली लोगों को नहीं पता होता, ये इंटरव्यूज में पूछा जाता है, दैट इज आइगन वैल्यू मेथड। जब मुझसे पहली बार पूछा गया था तो मुझे भी नहीं पता था, बीटेक के दौरान फाइनल सेमेस्टर इसरो इंटरव्यू। एंड माय डियर, बहुत किसी बुक में नहीं दिया होता, कहीं नहीं दिया होता, पर अगर आप कभी वीडियो सर्च करेंगे यूट्यूब पे आपको मेरी वीडियो मिलेगी। मैं जब भी पढ़ाना शुरू करता हूँ तो ये चीज़ पहले बताता हूँ, क्योंकि मैंने इसको बहुत बार फेस किया है। और फर्स्ट 2 इंटरव्यूज आई वाज रिजेक्टेड जस्ट बिकॉज ऑफ दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। देन आई प्रिपेयर्ड देम सो वेल दैट आफ्टर दैट आई डिडंट रिजेक्ट इन एनी ऑफ द इंटरव्यू, देन आई वाज सिलेक्टेड इन ऑल। ओके, so definitely in final year to give the interviews like ISRO is not an easy thing, but still if you are getting good rank then you do not qualify, then it feels, it hurts. So analytical method में आपने डिराइव किया था सोम में, उसी फॉर्मूले को मैं लिख रहा हूँ। सिग्मा 1,2 was written as सिग्मा xx प्लस सिग्मा yy by 2 प्लस माइनस सिग्मा xx माइनस सिग्मा yy by 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर एंड टाउ मैक्स कैन बी रिटन एज प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स एक्स माइनस सिग्मा वाई वाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। और ये आपने सोम में पढ़ा, इसको मैं नहीं जिक्र कर रहा हूं क्योंकि मुझे एमडी में इसकी कोई जरूरत भी नहीं पड़ने वाली। आइगन वैल्यू मेथड, हाँ आप चाहो तो इसको रिप्लेस करके मोर सर्कल से कर लो, पर मैंने ये इसलिए लिया है क्योंकि ये बहुत आसान है, सबको याद होता है। मोर सर्कल आपने नहीं भी पढ़ा होगा तो भी मेरा काम तो इससे चल जाएगा, और जिसने मोर सर्कल पढ़ रखा है वो इसकी बजाय इसको भी ऑप्ट कर सकता है। आइगन वैल्यू मेथड क्या है? अभी आपने एक मैट्रिक्स देखी थी, अगर हम 2D में बात कर रहे हैं तो इट इज सिग्मा एक्स एक्स टाउ एक्स वाई टाउ वाई एक्स सिग्मा वाई वाई। तो इस 2x2 मैट्रिक्स के 2 आइगन वैल्यूज होंगी, 2 आइगन वेक्टर्स होंगे। तो इसके जो आइगन वेक्टर हैं दे आर प्रिंसिपल प्लेन्स, जो आइगन वैल्यूज हैं दे आर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। सो आइगन वेक्टर्स ऑफ कॉची स्ट्रेस टेंसर आर प्रिंसिपल प्लेन्स एंड आइगन वैल्यूज आर द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। ठीक है माय डियर, दिस वाज समथिंग रिलेटेड टू प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। और आइगन वैल्यू मेथड भी मैंने आपसे डिस्कस कर दिया। इट वाज आस्क्ड फ्रॉम मी आल्सो इन द इंटरव्यूज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। आई वाज नॉट नोइंग at that time that fact, but when examiner answered me in that way, then I thought that I missed something. But these things are not given in books. Books में नहीं दिया, किसी NPTEL लेक्चर में नहीं बताया। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं इंटरव्यूज में। बट डोंट वरी, आई एम हेयर फॉर यू फॉर दिस काइंड ऑफ थिंग्स। I take interview sessions anywhere at many places. I already mentioned that. So my dear, these kind of things may be asked from you. Okay, be ready for that. तो मेरे सब्जेक्ट के सारे इंटरव्यू क्वेश्चन में डिस्कस करता हुआ चलूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके गाइस, सो ये कुछ था इसके रिलेटेड, और ये कंबाइंड लोडिंग की बात थी। और अब यहाँ से जो हमारा स्विचिंग होगा वो होगा थ्योरीज ऑफ फेलियर्स के अंदर। और थ्योरीज ऑफ फेलियर्स, हाँ ऑब्वियसली जैसे चैप्टर कंप्लीट हुआ तो इसके असाइनमेंट्स में प्रीवियस ईयर्स गेट के क्वेश्चन हम रखेंगे। इसके क्वेश्चंस और पिछले चैप्टर के सोम जैसे ही लगते हैं, क्योंकि वैसे ही होते हैं। तो जो नए क्वेश्चंस हम डिस्कस शुरू करते हैं, जो मतलब जो प्योर एमडी का पार्ट है, जो सोम में हमने जनरली नहीं पढ़ा होता, वो थ्योरी ऑफ फेलियर से शुरू होता है। तो अब से जो हम पढ़ने शुरू करने जा रहे हैं वो कोर एमडी हो गया। वैसे तो ये जो अब तक पढ़ रहे थे वो भी एमडी था, पर दैट वाज द स्टार्टिंग पॉइंट, जो सोम और एमडी को मिलाने वाली चीज़ें थी एक तरह से। थ्योरी ऑफ फेलियर अब हम शुरू करने जा रहे हैं, और थ्योरी ऑफ फेलियर जहां हमारा कंप्लीट होगा, देन वी विल बी एंटरिंग इनटू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, तो एक एक करके सभी चैप्टर्स को हमें देखना है, और असाइनमेंट पार्ट इज डिफरेंट देन द थ्योरी पार्ट, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। तो जब भी ये थ्योरी पढ़े साथ में असाइनमेंट्स जरूर देखें। ओके, पहले आप खुद ट्राई करें और फिर उनके वीडियो सॉल्यूशंस देखें। चलिए, गुड बाय फॉर दिस सेशन, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट सेशन विद थ्योरी ऑफ फेलियर्स।